हाँ यस फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल वेरी बेसिक्स जो 11th की फिजिक्स के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली मेनली तो ग्राफ्स का डिस्कशन हमें करना है, पर बैकग्राउंड डेवलप कर ही लेते हैं। और टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल वेरी बेसिक्स। ओके, तो हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख दीजिए। It is also called rectangular coordinate system, rectangular coordinate system, or orthogonal system, rectangular coordinate system or orthogonal system. It is defined by three mutually perpendicular reference lines. Three mutually perpendicular reference lines. These reference lines are x, y, and z axes respectively. These reference lines are x, y, and z axes respectively. The point of intersection of these lines, is called origin. The coordinate system is used to uniquely specify position of a point in terms of its coordinates. ठीक है, वो जो ऑर्थोगोनल आया था ना, ऑर्थोगोनल का तो मतलब होता है 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, बस तो अब हम लोग जो एक्स वाई जेड एक्सेस बनाते हैं वो यूजुअली ऐसा लेफ्ट हैंडेड सिस्टम से दिखाते हैं, इधर प्लस एक्स एक्सेस, इधर प्लस वाई एक्सेस और इधर प्लस जेड एक्सेस। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, ये सब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये ओरिजिन है, इसी ऑर्डर में हम इसे बताते हैं एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस पे अगर जो कोई पॉइंट है तो उस पर वाई और जेड जीरो होंगे, इसको ऐसा लिखते हैं एक्स जीरो जीरो। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स और जेड जीरो होगा, तो इसकी लोकेशन को ऐसा लिखा जाता है। और जेड एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा और उसमें कुछ बच जेड कोऑर्डिनेट बचेगा। ऐसा बना लीजिए और लिख दीजिए। For all points on x-axis, y and z are 0. For all points on x-axis, y and z are 0. Similarly, for all points on y-axis, x and z is 0. For all points on y-axis, x and z is 0. And for all points on z-axis, x and y is 0. ठीक है,
एक्स एक्सिस पे तो खाली एक्स जिंदा है, वाई और जेड जीरो है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एंड समटाइम्स point on z axis is called applicate। ये सब नाम ऐसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता है इनको। जो एक्स वाई प्लेन बनेगा ना, यहाँ अगर कोई पॉइंट है तो इसमें कुछ एक्स भी होगा कुछ वाई भी होगा। एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट है उसमें कुछ एक्स भी होगा कुछ वाई भी होगा और उसका जेड जीरो होगा। ऐसा लिख दीजिए, और ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, for all points in xy plane z is equal to 0। For all points in yz plane, for all points in yz plane, ये y और z को मिलाने वाला जो प्लेन होगा इसमें कुछ y भी होगा कुछ z भी होगा, x is equal to 0। For all points in yz plane, x is equal to 0। And for all points in xz plane, ये और ये प्लेन xz प्लेन है, इसमें कुछ x भी होगा कहीं पर और कुछ z भी होगा। For all points in xz plane, y is equal to 0। लिख दीजिए क्वेश्चन, a cube is kept as shown। क्यूब जो है वो इस तरह से क्यूब है, ये क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है पर ये क्यूब है, और क्यूब इज केप्ट, सारी साइड्स ए हैं और ये ओरिजिन है। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आपको जो सारे कॉर्नर्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, आपको सारे कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इसमें हर बार हम लोग जरूरत पड़ती है, अगर हम डायरेक्शंस एक्स वाई जेड की कुछ और मानते हैं तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साइड में दिखा देते हैं हमने किसे पॉजिटिव वाई माना है, किसे पॉजिटिव एक्स माना है, किसे पॉजिटिव जेड माना है। क्वेश्चन के साइड में इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। तो अभी ये डायरेक्शन प्लस वाई एक्सिस है, ये डायरेक्शन प्लस जेड एक्सिस है, ये तो ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 0 हैं। ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, यहाँ एक्स ए है और बाकी दोनों 0 हैं। ये जेड एक्सिस का पॉइंट है, यहाँ x 0 है y 0 है और z कुछ है। ये y एक्सिस का पॉइंट है, यहाँ x 0 है y a है, ये a है और ये 0 है। अब ये xy प्लेन का पॉइंट है, xy प्लेन में z 0 होता है, ये x हो गया a, ये y हो गया a, हो गया a, 0। इसके बाद इस पॉइंट की बात करें, ये वाले पॉइंट की बात करें तो ये yz प्लेन में है, yz प्लेन में है, इसका x 0 है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इधर x 0 यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और पहले y आया a और फिर ऊपर गया z, ये भी a है। ऐसे अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये xz प्लेन में है या y 0 होगा, ये a 0 और a है। ये xz प्लेन का पॉइंट है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, पहले x एक्सिस के अलोंग a चला, फिर सीधे मैं z एक्सिस के अलोंग y चल दिया, z एक्सिस के अलोंग a चल दिया, और ये आखिरी पॉइंट जो है ये स्पेस पे पॉइंट है, ये स्पेस में पॉइंट है, ये किसी प्लेन में पॉइंट नहीं है। ऐसा यहाँ पर एक पॉइंट है, इसमें पहले आप x में चले a, फिर आप y में चले a और फिर आप z में चले a, तो इसके कोऑर्डिनेट्स a हैं। राइट।
ये लाइन आपको याद रखनी होगी कि z एक्सिस का पॉइंट है तो उस पे x और y 0, अगर y एक्सिस का पॉइंट है तो उस पे x और z 0, और अगर x एक्सिस का पॉइंट है तो उस पे y और z 0। फिर xy प्लेन में z 0, xz प्लेन में y 0 और zy प्लेन में x 0। ठीक है, बस अब एक क्वेश्चन लिख दीजिए, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लाइन x is equal to a in xy plane। x is equal to a in xy plane, ये x हो गया, ये y हो गया। अभी हर लाइन पे, हर पॉइंट पे जब मैं बात कर रहा हूँ x की वैल्यू कांस्टेंट है और वो a है, y की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, y की वैल्यू पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ सही है, ऐसा कुछ बनेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हैं a माइनस b, कुछ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप a 0 ले सकते हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a b ले सकते हैं। y की वैल्यू तो यहाँ कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, और हर बार x की वैल्यू फिक्स रहेगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, ड्रॉ ग्राफ, draw graph for y is equal to minus b, for y is equal to minus b in xy plane, in xy plane। फिर वही है, ये x है, ये y है, पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ, और y की वैल्यू माइनस b है, बिल्कुल सही कहा आपने। y की वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव है तो नीचे y की वैल्यू नेगेटिव आती है, मेरे ख्याल से ये लाइन आ जाएगी, ये ओरिजिन है, और इस पॉइंट पर ये y एक्सिस का पॉइंट है, यहाँ x तो 0 है, y एक्सिस पे x 0 होगा और उस पे y माइनस b होगी। इस पॉइंट के वेरियस पॉइंट्स पे x तो चेंज हो रहा है, इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, पर y की वैल्यू यहाँ भी माइनस b है, यहाँ भी माइनस b है और यहाँ भी माइनस b है। ऑलराइट, ये बहुत थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हम तो इसको उस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि जो स्टूडेंट को बिल्कुल भी आइडिया ना हो, थोड़ा सा या कॉन्फिडेंस कम हो, उसे जब फ्यूचर में कहीं थोड़ा बहुत रेफरेंस आए तो दिक्कत ना आए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम पढ़ा ही नहीं सकते, आपसे बहुत ही थोड़े बेसिक्स की बात कर रहे हैं। अब फाइनली सीधे हम एक्चुअली ग्राफ्स पे ही जा रहे हैं, तो फिर से हेडिंग दे दीजिए, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप ऑफ अ ग्राफ, तो वही बात है, ये x है, ये y है और ये थीटा है, तो बस n जो स्लोप है जिसे ग्रेडियंट भी कहते हैं वो है tan थीटा, यही स्लोप ऑफ अ ग्राफ है। Here theta is the angle, theta is the angle which line makes with positive x-axis, line makes with positive x-axis in anti-clockwise direction, positive x-axis in anti-clockwise direction। फिर आप आगे लिख दीजिए, to determine slope of a curved graph at a point, to determine slope of a curved graph at a point, we draw tangent to the curve at that point. We draw tangent to the curve at that point and determine its theta. बस अब हेडिंग दे दीजिए, वेरियस टाइप्स ऑफ स्लोप्स, वेरियस स्लोप्स जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं, ये कितना है,
स्लोप इज इक्वल टू 0, स्लोप इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेशन से नेगेटिव आती है। ये जो एक्यूट एंगल है इसके लिए tan थीटा पॉजिटिव आता है, और अगर थीटा 0 डिग्री हो तो फिर स्लोप 0 है, स्लोप 0 है क्योंकि tan थीटा 0 है। पॉजिटिव स्लोप के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए राइजिंग ग्राफ। जब y एक्सिस पे प्लॉटेड क्वांटिटी के बढ़ने से, सॉरी x एक्सिस पे प्लॉटेड क्वांटिटी के बढ़ने से y एक्सिस पर प्लॉटेड क्वांटिटी बढ़ती है तो ये ग्राफ राइजिंग ग्राफ बनता है। और जब x एक्सिस पे प्लॉटेड क्वांटिटी के बढ़ने से y एक्सिस पे प्लॉटेड क्वांटिटी कम होती है तो उस समय नेगेटिव स्लोप आता है। और यहाँ स्लोप जो भी है वो कांस्टेंट है। और a straight line graph slope is throughout constant, जो भी है यहाँ पॉजिटिव पे कांस्टेंट है या नेगेटिव पे कांस्टेंट है, is throughout constant। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो सभी पॉइंट्स पे स्लोप उसका कांस्टेंट आता है। ये राइजिंग और फॉलिंग पे जरूर आपको स्टार लगाना है, उसे कैप्स में लिखना है। पॉजिटिव स्लोप का राइजिंग ग्राफ और नेगेटिव स्लोप का फॉलिंग ग्राफ होता है। ऑलराइट, यहां पर हम लोग बोलते हैं ये कर्व ग्राफ है, इसको बोलते हैं वेरिएबल स्लोप। इसका स्लोप वेरी कर रहा है क्योंकि इधर टेंजेंट कुछ अलग आएगा, इधर टेंजेंट अलग आएगा और इधर टेंजेंट कुछ अलग आएगा। ये वेरिएबल स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इसको बोलते हैं क्या है, यहाँ थीटा 90 है, थीटा इज इक्वल टू 90, तो ये इनफाइनाइट स्लोप का केस है क्योंकि 1090 इज इनफाइनाइट, 1090 इज इनफाइनाइट। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या डिनोट कर रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप या डिक्रीजिंग स्लोप? Increasing slope. शाबाश, slope. एक साथ ले भी लीजिए, इंक्रीजिंग स्लोप। बोल दीजिए here the graph is going on becoming, here the graph is going on becoming more and more vertical, more and more vertical, that is more and more steep। फाइनली तो ये थीटा 90 हो गया ना, इसका यहाँ करीब थीटा 0 था, टेंजेंट मारा था तो, और ये फाइनली थीटा 90 हो गया। इसका स्लोप करीब करीब शुरू में 0 था और फिर यहाँ इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है। द ग्राफ इज बिकमिंग मोर स्टीप। स्टीप वर्ड को हाईलाइट कर दीजिए, स्टीप। स्लोप से मेजर, स्लोप इज अ मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ अ कर्व। ये मोर स्टीप कर्व है, इसको खड़ी चढ़ाई बोलते हैं। अगर हम चढ़ रहे हैं ऐसी चढ़ाई पे, ये खड़ी चढ़ाई आ गई है, मोर स्टीप। लिख दीजिए साफ साफ बड़े अक्षरों में, 3-4 स्टार लगा दीजिए, लिख दीजिए इफ अ graph is more close to vertical, if a graph is more close to vertical, its slope is more। खड़ा graph, slope is more, and when the curve becomes close to horizontal, curve becomes close to horizontal, it is almost zero slope, becomes close to horizontal, it is almost zero slope। ये आपसे कहा जाता है ऐसा ग्राफ है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। यहाँ तो स्लोप फिर भी इतना था, यहाँ स्लोप कम हो गया, यहाँ था कुछ एंगल पे और यहाँ करीब करीब हॉरिजॉन्टल हो गया। ये डिक्रीजिंग स्लोप का केस है, डिक्रीजिंग स्लोप। ये क्वेश्चन है, y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, इसमें किसका स्लोप ज्यादा है?
1. 1. दिस इज मोर स्टीप, इसका थीटा ज्यादा है, इसका tan थीटा ज्यादा है। और अगर इंक्लाइन प्लेन की बात सोचें तो इस इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ना हम लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल है, इस इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ना हमारे लिए आसान है। ये लेस स्टीप है, ये मोर स्टीप है। लिख दीजिए स्लोप ऑफ 1 इज मोर। बेसिकली ये देखते हैं कि वर्टिकल से किसका एंगल ज्यादा है। वर्टिकल से इसके जो करीब होता है, वर्टिकल के जो y एक्सिस के जो करीब होता है एंगल के मामले में, इसका y एक्सिस से एंगल ज्यादा है। वर्टिकल से नाप लो तो और अच्छा है। मैथमेटिकली तो tan थीटा है, पर थ्योरेटिकल फील्ड के लिए ये फिर से बोल दीजिए ग्राफ 1 इज मोर क्लोज टू वर्टिकल। स्मॉलर एंगल बना रहा है, स्मॉलर एंगल बना रहा है। जो वर्टिकल के ज्यादा करीब हो उसे हम ज्यादा स्टीप कहते हैं, उसका स्लोप ज्यादा मानते हैं। कभी अगर यही क्वेश्चन नेगेटिव स्लोप के साथ दिया जाए, ये लाइन 3 है और ये 4 है, और हम पूछते हैं इसका किसका स्लोप ज्यादा है, 4. 3. हम इसमें एक्चुअली पूरे tan थीटा की कैलकुलेशन से नहीं जाना चाहते। हालांकि आइडियली मैथमेटिक्स की भाषा में जाना तो चाहिए, पर हम बस अगर फिजिक्स में एप्लीकेशन के रूप में देखना चाह रहे हैं इसके डिस्कशन को, तो थोड़ा सा मॉड की बात करेंगे। इस समय हम पूरे tan थीटा की बात नहीं करेंगे। वही डेफिनेशन विल होल्ड गुड, वही डेफिनेशन चाहते हैं कि उसी से आप सोचें कि जो भी मोर क्लोज टू वर्टिकल, जिसका y एक्सिस से एंगल कम है, उसका स्लोप ज्यादा है। अभी ये जो ग्राफ है ना, ये मोर खड़ा है, इस पे चढ़ाई चढ़ेंगे ना, यहाँ आएंगे ना, ये खड़ी चढ़ाई है, y एक्सिस से इसका एंगल कम है और इसका एंगल ज्यादा है, तो लिख दीजिए स्लोप या मॉड ऑफ स्लोप ऑफ 3 इज मोर। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है फिजिक्स में, उसके लिए हम लोग इधर tan थीटा के साइन को इग्नोर करके बात कर रहे हैं, और 3 इज मोर स्टीप, 3 इज मोर स्टीप। मैं तो 3 का ही स्लोप ज्यादा कहना चाहूंगा। स्लोप होता है dy by dx या डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो अब हम इस पर देखना चाहते हैं कि सेम डेल्टा x के लिए इसमें डेल्टा y ज्यादा है। ये दो ग्राफ हैं और दोनों में सेम डेल्टा x में ये ले लेता हूँ, एक में डेल्टा y इतना है और दूसरे में डेल्टा y इतना है। अगर ये डेल्टा x है, यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा x है, तो इस वाले ग्राफ में तो डेल्टा y ज्यादा है ना, इसलिए इसका स्लोप ज्यादा है। ऐसा पूरा लिख दीजिए चाहे तो कि फॉर सेम डेल्टा x, डेल्टा y इज मोर इन ग्राफ 3। Delta y is more in graph 3. Therefore, y is more steep. Third graph is more steep. And the slope for graph 3 is more. The slope for graph 3 is more. ये एक क्वेश्चन हमको दिया जा सकता है। ये ग्राफ तो आप जानते हैं साइन ग्राफ है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू a है। मैं आपसे पूछता हूँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे फाइंड द रेट ऑफ चेंज, ऑफ क्वांटिटी plotted on x axis, plotted on y axis with theta। सपोज हमने कोई फोर्स प्लॉट किया हुआ है, तो मुझे निकालना क्या है? जो मुझे निकालना है वो है df by d थीटा। यूजुअली हम लोगों की आदत है कि हम रेट देख के टाइम से डिफरेंशिएट कर देते हैं, और उसने बोला जो भी हमने क्वांटिटी y एक्सिस पे प्लॉट की है, जो फिलहाल मैंने बाद में फोर्स बोल दिया, उसका आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी कि स्लोप निकालना है विद थीटा। तो df by d थीटा निकालना है। ये बहुत ध्यान रख लीजिए, काफी टेंडेंसी है आप हर चीज को टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं। आपको df by d थीटा निकालना है, तो आपको d d थीटा ऑफ, और ये पॉइंट मैंने दे दिया, इस पॉइंट पे इन जनरल जो f है वो है a sin थीटा। जो f है a sin थीटा, साइन को डिफरेंशिएट करूंगा तो cos आएगा, जो हो गया a cos थीटा
नाउ पुट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब थीटा को 180 डिग्री पुट कर दीजिए तो जाएगा a cos 180, और cos 180 का डिसीजन बिना cos का ग्राफ बनाए नहीं लेंगे। cos 180 का डिसीजन की वैल्यू क्या है, आइडियली आपको ये यहीं से लेना चाहिए, 90 और ये 180 है, ये cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे स्लोप आ गया। आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो ऐसा कुछ करिए, df by d थीटा निकालिए, df by dt मत निकालिए, वो सबसे बड़ी वार्निंग है। और जो भी ग्राफ की इक्वेशन आ रही है उसमें फाइनली जिस पॉइंट पे आपको ग्राफ का स्लोप चाहिए उस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू डाल दीजिए। राइट, ऑलराइट। फिर हम असली काम की बात पे आ रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसकी जनरल इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहां से हम थोड़ी काम की बातें बिगिन कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक ग्राफ है, इस डिस्टेंस को मैं c कह रहा हूं, इस पॉइंट के फॉर ये y एक्सिस है तो इस पे x0 है, इसका 0,c, यहाँ ये थीटा है और इसका tan थीटा वही m के बराबर है, और ये कोई जनरल पॉइंट है x, y। अब ये तो xy प्लेन में है ना, xy प्लेन में है, इसमें कुछ x भी है कुछ y भी है। y एक्सिस का जो पॉइंट है उस पे x0 होगा, x एक्सिस का जो पॉइंट है उस पे y0 होगा, पर पूरे प्लेन में जो पॉइंट है उसमें x और y दोनों आएंगे। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं, ये मान लीजिए p q r हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ x तो जनरल x है और इसका y c है, ठीक है। तो मैं अब इसमें tan थीटा निकालता हूं, tan थीटा तन पे पड़ेगा भारी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है टी आर। tan थीटा को m लिख देता हूं, और ये जो डिस्टेंस है वो है शायद पूरा y, ये पूरा y और ये c है, ये है y माइनस c। यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस c है, और जो pr है वो x माइनस 0 है, तो mx इज इक्वल टू y माइनस c, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रिजल्ट ध्यान रख लीजिए। y है, ध्यान से देखना पड़ेगा कि y एक्सिस पे क्वांटिटी कौन सी प्लॉट की है, ये x एक्सिस पे प्लॉटेड क्वांटिटी है, ये ग्रेडियंट है tan थीटा स्लोप, और c को अलग से लिख दीजिए, c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, intercept on y axis, that is the value of y when x is equal to 0। इस इक्वेशन में x को 0 डाल दीजिए और बड़ा बड़ा लिख दीजिए, असली बात लिख दीजिए, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ, कैप्स में लिख दीजिए, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। ऐसा हम शुरू में मान लेंगे तो हेल्प मिल जाएगी कुछ, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। जो c है ना, उसको हम इनिशियली ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट कह दें तो अच्छा है। इस इक्वेशन की मदद से हम बहुत सारे ग्राफ बनाकर देखेंगे, ये पर्याप्त है, दिस इक्वेशन इज गुड इनफ फॉर ऑल स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसके स्टेप्स लिखते हैं, बहुत काम की बात है। हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, उसके स्टेप्स लिख रहे हैं। नंबर 1 लिख दीजिए, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन y एक्सिस।
identify the quantity plotted on y-axis and bring it on LHS by rearranging the given equation. Number 2 लिख दीजिए. Clearly identify the quantity plotted on x-axis. Clearly identify the quantity plotted on x-axis. The coefficient of this quantity in the equation. The coefficient of this quantity in the equation gives us the value, और सबसे बड़ी बात है कैप्स में लिख दीजिए साइन, SIGN, gives the value and sign of m, small m, gradient. मैं y is equal to mx plus c के रूप में इसे रीअरेंज करूंगा. अब जो x का कोएफिशिएंट है वो m है और हमें आइडेंटिफाई करना है. फिर से कैप्स में लिख दीजिए, फिर से दोबारा लिख दीजिए कि decide clearly whether m is positive or negative. Decide clearly whether m is positive or negative. Number 3 लिख दीजिए. Identify the constant term which is without x and y. जो x के साथ चिपका है, जो y के साथ चिपका है, उसकी बात नहीं कर रहे. जिसमें x भी नहीं है, y भी नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है. वही इंटरसेप्ट है. नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए. पॉइंट नंबर 4 लिख दीजिए. इफ c is equal to 0, ये जो स्टेप नंबर 3 में हमने c निकाला है ना, इफ c is equal to 0, the graph starts from origin. बहुत काम की बात है. स्टार्ट दे दीजिए. If c starts from 0, if c is equal to 0, the graph starts from origin. If c is equal to positive, the graph starts from a point. Above the origin. That is from plus y-axis. And if c is negative, the starting point of the graph lies below the origin on y-axis. और फिर आखिरी पॉइंट, if m is positive, draw a straight line rising upwards at an acute angle. With x-axis. And if m is negative, draw a falling line. आप इस इक्वेशन की, ये इक्वेशन मैंने दी है, आपको इसका ग्राफ बनाना है. y is equal to mx. इसमें शायद c 0 है. इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ग्राफ का ये है और m पॉजिटिव है तो राइजिंग ग्राफ है. अब आपको बताना है ये ग्राफ दे दिया, इसकी इक्वेशन क्या है. इस ग्राफ की इक्वेशन बोलिए. Y is equals to minus mx.
ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सी 0 है, और फॉलिंग ग्राफ है तो m नेगेटिव है, बात खत्म। इसके बाद मैं आपको ये दे रहा हूं, ये ग्राफ है, इसकी इक्वेशन बताइए। y is equals to mx plus c. हाँ, y is equal to mx plus c, c पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है। और फिर मैं अगला ग्राफ दे देता हूँ, c पॉजिटिव है पर m नेगेटिव है, ग्राफ की इक्वेशन बनाइए, ग्राफ बनाइए। मतलब ये y is equal to mx minus c है, सॉरी माइनस mx plus c है, m को नेगेटिव दिया है, c को पॉजिटिव दिया है, c को पॉजिटिव दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और m नेगेटिव है तो ये होगा। अगला है ये, इस ग्राफ की इक्वेशन बताइए। y is equals to mx minus c. हाँ, स्टार्ट यहां से हो रहा है तो c नेगेटिव है और राइजिंग ग्राफ है तो m पॉजिटिव है। हाँ, m पॉजिटिव है और c नेगेटिव है। और इसी तरह फिर मैं आपको लास्ट ये दे रहा हूं कि सपोज ये है, ये ग्राफ है, y is equals to minus mx minus y is equal to minus mx minus c. हाँ सही है। स्वराज की आवाज है, Yes sir. वेरी गुड। ये x है, ये y है, ये c इधर नेगेटिव है, ग्राफ को देख के c नेगेटिव डिसाइड हो गया और m भी नेगेटिव हो गया, ये आपको पहले अलग से लिख लेना चाहिए। और फिर y is equal to minus mx minus c। हालांकि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि ग्राफ तो मैं ऐसा आगे कितना भी आगे पीछे बढ़ा सकता हूँ। अभी तक तो मैं इसे स्टार्टिंग पॉइंट कह देता था, मैं समझता हूँ कि हाँ एक्चुअली y एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट है, ग्राफ का y एक्सिस पे क्या है वो है। एनीवे ये वेरियस स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं, ये वेरियस स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं, और ग्राफ का भी अच्छा खासा फोबिया रहता है, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक। अगर आप इन्हें पढ़ लें तो आपको इन्हें आप अपनी ताकत बना सकते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दोनों में ही कुछ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे सेफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ग्राफ होते हैं, क्योंकि उसमें चार ऑप्शन आपसे बहुत कुछ बोल रहे होते हैं और बहुत ज्यादा कुछ सेट ऑफ वैल्यूज के बारे में सोच के आप बहुत सारे ऑप्शन इसमें से कभी कभी 2 या 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस आर सर्टेनली द बेस्ट, सर्टेनली द बेस्ट। कोई बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए ही नहीं, ऑन द स्पॉट ग्राफ को देख के यही देखना है कि यार x 0 है, जहाँ वहाँ y कितना है, यहाँ से y 0 है वहाँ x कितना है, इस राइजिंग ग्राफ होगा कि फॉलिंग ग्राफ होगा। इन टाइप की बातों से ही बड़ा मजा आता है। ग्राफ के क्वेश्चन बहुत पावरफुल होते हैं। प्योर थ्योरी के क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, उनमें ओवरथिंकिंग के कारण सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है, और न्यूमेरिकल से डिजिट से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को शुरू में दिक्कत रहती है। तो ग्राफ इज अ मिडवे बिटवीन देम। इट इज इन माय ओपिनियन शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ के। इसका फोबिया बिल्कुल मत बनने दीजिएगा और बहुत सिस्टमैटिकली इन्हें कई बार रिवाइज कीजिए, फिर क्वेश्चंस पे आप जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ इस ग्राफ की इक्वेशन बनाए, where u is plotted on y-axis and x is plotted on, u is plotted, v is plotted on x-axis। अब जो y-axis पे बन रहा है उसको पहले LHS में ले जाइए, उसको LHS में ले जाइए। यहाँ T ले लेते हैं, ये T है, तो ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x और ये हो गया c।
तो C पॉजिटिव है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और M नेगेटिव है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये T में और U में ग्राफ। इस एक्सिस पे तो मैंने U बनाया है, इस एक्सिस पे U बनाया है, पर ये वैल्यू जो है वो V। इक्वेशन आपकी जानी पहचानी है, ग्राफ भी शायद आप ऑलरेडी का जानते होंगे, पर हमने थोड़ा सा खेल कर दिया। हमने बोला ये आप y एक्सिस पे बनाइए, इसको LHS में लाना होगा पॉजिटिव साइन के साथ, LHS में लाना होगा। अब ये जो है x एक्सिस पर बना है, ये m है, ये c है। c इसका पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, और m नेगेटिव है तो ये फॉलिंग ग्राफ हो जाएगा। m नेगेटिव है तो फॉलिंग ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक ग्राफ बनाना है, 1/u minus 1/v minus 1/u is equal to 1/f। और ऑप्शन जब दे देते हैं वो, तो मान लीजिए चारों ऑप्शनों में उन्होंने ये दिया हुआ है, इससे आपको पता लग जाता है ये पूरी क्वांटिटी y एक्सिस की है और ये पूरी क्वांटिटी x एक्सिस की है। इसका आपको ग्राफ बनाना है। इसको मैं LHS में लाऊंगा, इसको उधर ले चलूंगा, और शायद इसे 1 × 1/u लिख सकता हूं, और इसे +1/f लिख सकता हूं। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया m, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया c। तो c is equal to positive and m is equal to positive। c पॉजिटिव और m पॉजिटिव है। c पॉजिटिव तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, और m पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा जाएगा। यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये 1/f है। किस एक्सिस पे क्या बनाया गया है ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बना पाने के लिए आपको सबसे पहले उसकी कोई सूटेबल इक्वेशन बनानी होगी, तब आप ग्राफ बना पाएंगे। ग्राफ बना पाने के लिए कोई सूटेबल इक्वेशन बनानी होगी, उसको रीअरेंज करना होगा किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आप दिए गए इक्वेशन को किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज कर पा रहे हैं, तो फिर इक्वेशन को देख के आप पहचान जाते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ओके, फिर हेडिंग दे दीजिए a very important rule, a very important rule valid for all straight line graphs, valid for all straight line graphs। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि चाहे ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा हो, चाहे ऐसा हो, और मे भी कुछ तो फिर स्लोप होना ही चाहिए। चाहे ओरिजिन से पास हो रहा है, चाहे उसमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, चाहे नेगेटिव इंटरसेप्ट है, चाहे ऐसा गिर रहा है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, तो इसमें एक बहुत अच्छा रिलेशन ऑब्टेन किया जा सकता है। हम पहली बात इन्हें लीनियर वेरिएशन कहते हैं। जिनमें भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, इन सबको लीनियर वेरिएशन कहा जाता है। कोई क्वांटिटी लीनियरली बढ़ रही है, और अगर फॉलिंग ग्राफ है तो वो लीनियरली कम हो रही है। ये लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स हैं ये। ओके, तो इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि मान लीजिए ये XY ग्राफ है, और ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, और ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x3, y3 है। बस अब मुझे इन्हीं में रिलेशन चाहिए, और ये सारे पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं। ये सारे पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों का स्लोप सेम है। मैं इनके tan थीटा को इक्वेट करके एक बढ़िया रिलेशन लाना चाहता हूँ। इक्वेट tan थीटास, इनके tan थीटा है तो इक्वल। इसका भी x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, इसका भी x एक्सिस से वही एंगल बन रहा है, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है। अच्छा, ये जो है ना, ये डिस्टेंस x1 है ओरिजिन से, ये डिस्टेंस x1 है,
और ये डिस्टेंस x2 है और ये x3 है, और इसी तरह से ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। ये अपने अपने एक्सिस से डिस्टेंस है। अगर मैं इस ट्रायंगल में tan थीटा देखता हूं तो वो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये y2 माइनस y1 है, ये डिस्टेंस जो है y2 माइनस y1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 है। और इधर अगर मैं देखूं तो ये पूरा डिस्टेंस y3 और ये y2 है, परपेंडिकुलर जो है वो y3 माइनस y2 है, और इधर जो बेस है वो x3 माइनस x2 है, ये x3 माइनस x2 है। बस ये बहुत पावरफुल रिजल्ट आ गया, ये बहुत पावरफुल रिजल्ट आ गया। ये 5 स्टार वाली चीज है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो ये रिजल्ट वैलिड है। और सबसे खास बात है कि इसे याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर यहां 2 है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ पे 2 है। जो x आएगा उसी के सामने उसी का करस्पॉन्डिंग y आएगा। इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, जैसे y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो यहाँ क्या आएगा पूरा इसके सामने, यहाँ सब y y y है, वहां सब करस्पॉन्डिंग x आएंगे। x कोई बोलेगा क्या क्या आएंगे, बोल दीजिए जल्दी से। x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। परफेक्ट है। y3 के सामने x3, y1 की जगह x1, y2 की जगह x2 और y1 की जगह x1। इसलिए आपको इन्हें एक्चुअली याद करने की जरूरत भी नहीं है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इस कॉन्सेप्ट को लगाया जा सकता है। जहां जहां भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, बहुत ही कम इसको एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट किया जाता है, बहुत कम यूज किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को, जनरली हम मिस कर देते हैं। बट दिस इज रियली वंडरफुल एंड सो ब्यूटीफुल। ठीक है, मैंने एक बात, सपोज y3 अननोन है, सपोज y3 अननोन है, तो मैंने कोशिश इक्वेशन ऐसे करने की की है कि वो y3 का टर्म एक ही तरफ आए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। जो अननोन है उसका टर्म एक ही बार आए, ऐसा आपको करना चाहिए। आप एक क्वेश्चन लिख दीजिए, तभी आप समझ जाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस को। ऐसे ही बस लिख दीजिए, जनरल एक्सप्रेशंस ही बना रहे हैं अभी, तो लिख दीजिए बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, a body moves in a straight line with constant acceleration. A body moves in a straight line with constant acceleration. At t1 its velocity is v1, at t2 its velocity is v2. Find its velocity at t3. Find its velocity at t3, or let the unknown velocity be v3। वैसे तो ये इक्वेशन है, और आपको ये 3 बार शायद बनानी पड़ेगी। u और a कांस्टेंट है, ये 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके u और a निकालिए। इन 2 इक्वेशन से 2 अननोन u और a मिल जाएंगे, और उन दोनों को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, पहले इन्हें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो u कैंसिल हो जाएगा, a मिल जाएगा। फिर a को किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए तो u मिल जाएगा, u और a को थर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए तो v3 मिल जाएगा। और आप समझते हैं शायद कि मैं मेथड क्या चाह रहा हूं, आंसर बताइए। बस उस इक्वेशन के रूप में ही खाली। Anyone? t3 minus t1 upon t2 minus t1 is equals to v3 minus v1 upon v2 minus v1। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अननोन को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, यहाँ पर इधर v3 माइनस
v2 कर सकता हूँ, इधर v1 माइनस v2 कर सकता हूँ, कुछ भी कर दिया मैंने, मतलब यहाँ बस ध्यान रखा इधर अननोन एक ही तरफ आए, उसके बाद रैंडमली मैंने कुछ भी कर दिया और करस्पॉन्डिंग टाइम्स यहाँ लिख दीजिए, जो करस्पॉन्डिंग टाइम्स है वो यहाँ लिख दीजिए, बस बात खत्म हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक ही इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, ऑल स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स जिनका भी स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग दे दीजिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन। Direct proportionality relation. Y is equal to mx. It represents direct proportionality relation, where c is equal to 0 and m is a constant. Therefore, y proportional to x. क्योंकि ये रिलेशन आ रहा है इसलिए हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन कह रहे हैं, y proportional to x। यानी x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं है कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, अगर x डबल होगा तो y डबल होगा, अगर x 10 टाइम्स होगा तो y 10 टाइम्स होगा। अगर ऐसा रिलेशन होता है तो ही उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ऐसा लिख दीजिए, here if y becomes 10 times, x also becomes 10 times। x also becomes 10 times, or if x becomes twice, y also becomes twice। बस, और इसका ग्राफ तो आपको पता ही है, ऐसा आपको इसका ग्राफ पता है। इसलिए अगली लाइन में लिख दीजिए एक स्टार लगा के, a straight line graph passing through origin, a straight line graph passing through origin represents a direct proportionality graph, इसको क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं कि y is equal to mx plus c। Does this also represent direct proportionality relation? No, sir. यहाँ पे ये बात तो सही है कि x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, और आप देखेंगे x के डबल होने से y डबल नहीं हो रहा। लिख लीजिए, here with the increase in x, y also increases, but it is found that for positive value of c, if x gets doubled, y becomes more than twice, हम ये ले लेते हैं इक्वेशन y is equal to 3x plus 5, ये इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें एक बार x को 1 ले लेते हैं तो y1 कितना आएगा देखते हैं, जो हो गया 8। इसी तरह x को डबल कर देते हैं तो 2 ले लेते हैं, अभी y को देखते हैं क्या आएगा, तो ये हो गया 6 plus 5 11 हो गया। हाँ, तो x डबल हो गया तो y डबल से डिफरेंट है, डबल से ज्यादा तो नहीं कह सकते, पर y में जो चेंज है वो एग्जैक्टली ट्वाइस नहीं,
x बड़ा है तो y बड़ा है, x बड़ा है तो y बड़ा है, x डबल हुआ है तो y, x 1 से 2 हुआ है तो y 8 से 11 हुआ है, ठीक है। x जब डबल हुआ है तो y एग्जैक्टली डबल नहीं हुआ है, हाँ x के बढ़ने से y बड़ा तो है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि भाई ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स अ लीनियर रिलेशन but it is not directly proportional relation. It is not a directly proportional relation. फिर हेडिंग दे दीजिए इसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन। मैं सीधे एक इक्वेशन ले रहा हूं और उसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। ऐसे ही आप भी चलिए इक्वेशन लिख लीजिए। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी से खैर इतना मैसेज क्लियर तो है ही कि शायद x बढ़ेगा तो y घटेगा। लिख दीजिए हियर due to inverse proportionality, if x increases, y decreases. X increases, y decreases. और इस रिलेशन को इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी केवल तब कहा जाता है जब x के डबल होने से y आधा हो जाए। एक 10 गुना हो तो दूसरा 10 गुना कम हो जाए, केवल तब इसको इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। लिख दीजिए here if x becomes n times, y should become 1/n. Y should become 1/n. For the relation to be exactly called an inverse proportionality relation. For the relation to be exactly called an inverse proportionality relation. अब तो आपको ये इक्वेशन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, draw the graph of the equation x into y is equal to 10. Draw the graph of the equation ये x into y is equal to 10. अब मुझे कुछ भी नहीं पता, डायरेक्ट और इनवर्स के बारे में कुछ नहीं पता। अगर कोई भी ग्राफ बनाना है तो हमारे पास 2-3 सेट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। अगर 2, 3 या 4 वैल्यूज हो x और उसके करस्पॉन्डिंग y की, तो हम ग्राफ को इंटरपोलेशन से एक रफ आइडिया तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। तो सॉल्यूशन में यही लिख दीजिए, फर्स्ट वी शुड ट्राई टू ऑब्टेन at least three sets of values for x and y. और इस बात पे 5 स्टार लिख दीजिए। This should be done in all equations of related to graphs. ग्राफ के क्वेश्चन को कर पाने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आपको ये पता हो कि जब x 0 है तो y कितना है, या जब y 0 है तो x कितना है, या फिर एक आध पॉइंट और पता हो कि x की किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी है। ये पूरे ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, एलिमिनेट करने के लिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट यही है आपके पास। एनीवे यहाँ देख लेते हैं कि अगर x 0 है तो शायद y इंफिनिटी होगा तो 10/0 हो जाएगा। अगर x 1 होगा तो y 10 होगा, x 2 होगा तो y 5 आएगा, x 5 आएगा तो y 2 आएगा, और ऐसे ही कुछ। x अगर 8 आएगा तो y 1.25 आएगा, x 10 आएगा तो y 1 आएगा। बहुत वैल्यूज मिल गई। x इंफिनिटी आएगा तो फिर y 0 आएगा। इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं। इसका भी प्रोडक्ट 10 है, 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 इसका भी प्रोडक्ट 10 है। प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए। अब यहाँ हम वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं।
ये 0 वाला हो गया पॉइंट, ये मे बी 1 वाला हो गया, ये 2 वाला हो गया, 5 वाले को थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, 8 वाले को यहाँ बना देता हूँ, यहाँ मैं 10 वाला बना देता हूँ, और यहाँ मैं कहीं जाके इंफिनिटी बना देता हूँ। ऐसे अगर y पे मैं देखता हूँ तो मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, 0 1 1.25 यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे इंफिनिटी। इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट सॉरी x यहाँ पे किसी यहाँ पे कई बनाते हैं, x1 है तो y 10 है, एक पॉइंट मेरा ये आया, x2 है तो y 5 है, एक पॉइंट ये आया, x5 है तो y2 है, x5 है तो y2 है, और अगर x8 है तो y 1.25 है ये, और x10 है तो y1 है ये। अगर ये वाला इंफिनिटी वाला आएगा तो इंफिनिटी पे जाके करीब में 0 हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ भी आ सकता है, और इंफिनिटी पे जाके ऐसा एक पॉइंट शायद यहाँ भी आ सकता है। फिर उनको छोड़ दीजिए, इनको बना दीजिए 1 1.25 2 5 10 इंफिनिटी। बस इन्हीं को प्लॉट कर देते हैं, इन्हीं को मिला देते हैं, बस इनको ज्वाइन करते हुए ग्राफ बना देते हैं, और सिंबॉलिकली ये बोलते हैं कि कभी भी ग्राफ यहाँ टच करेगा नहीं, इंफिनिटी भी जाके टच करेगा ना, इधर भी ये ग्राफ कभी टच करेगा नहीं, ये बनाते हैं ग्राफ। ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ है। बस आपको तो याद ही करना है, आप दोबारा इन डिटेल्स में जाना नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री में वो पढ़ाते हैं गैस इक्वेशन पे P इज अ कांस्टेंट, तो P और V में ग्राफ ऐसा बनेगा, बात खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्राफ ऐसा कर्व टाइप का है, डिक्रीजिंग टाइप का है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, डिक्रीजिंग टाइप का है, पर ये कहीं टच नहीं करते हैं। इसको यहाँ भी टच करते हुए नहीं दिखाना है, यहाँ भी टच करते हुए नहीं दिखाना है। इस ग्राफ का नाम है RH, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एग्जैक्टली इसका नाम क्यों है, ये मत कहना कि साहब इसका रेक्टेंगल कहाँ है, वो बताइए। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका नाम है, बस वही आपको आइडेंटिफाई करना है और वही आपको यूज करना है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ पूछे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का नाम पूछे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। एग्जैक्टली ऐसा वाला डिक्रीजिंग तो नहीं है, क्योंकि ये तो y - mx + c है, डिकेइंग ये भी है, डिकेइंग ये भी है, और ये लीनियर डिके है, स्ट्रेट लाइन डिके है, और ये स्ट्रेट लाइन डिके नहीं है। इस डिके में x * y का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट नहीं है, वो आप एक लाइन लिख सकते हैं, चाहे ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, और बोल दीजिए दिस इज कॉल्ड लीनियर डिके, लीनियर डिके। Here the product of x and y, is not throughout constant. यहाँ x और y का जो प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट कांस्टेंट है। यहाँ जो x और y का ग्राफ है, प्रोडक्ट है, वो थ्रू आउट कांस्टेंट है। फिर इससे रिलेटेड ऐसे एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, ड्रॉ अप्रॉक्सीमेटली अ ग्राफ फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जैसे f का फॉर्मूला जी m/n/r² होता है ना, तो उसमें f प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। अगर f प्रोपोर्शनल टू 1/r होता तब तो डेफिनेटली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता। अगर f प्रोपोर्शनल टू 1/r होता तो ये ग्राफ ऐसा बन जाता, पर शायद ये r का स्क्वायर बता रहा है कि डिके मोर रैपिड है, डिके मोर रैपिड है, शायद f प्रोपोर्शनल टू 1/r² का ये ग्राफ आएगा। इसलिए लिख देते हैं डिके इज मोर रैपिड। r के बढ़ने से f कम हो रहा है, डिस्टेंस जब बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है। अगर
फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 by r होता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता। अब फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर है तो डिके रैपिड है। शायद इसमें हम ये बोल रहे हैं कि अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स आधा हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स आधा हो गया, और इसमें हम बोल रहे हैं डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स 1/4 हो गया। यहाँ डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स हाफ हो गया, और यहाँ डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स 1/4 हो गया। इसलिए अगर आप ऐसा बस स्लोप चेंज करते जाते हैं, अगर पावर अपॉन में पावर बढ़ता जाता है तो स्लोप बढ़ता जाता है, ऐसा लिख दीजिए। When the in inverse relations, inverse proportionality relations, when the power of the variable term plotted on x-axis goes on increasing, 1 by r square में बात कर रहा, then the slope of the curve goes on increasing. Slope of the curve goes on increasing. यहाँ हम एक बार देख सकते हैं ये मोर क्लोज टू वर्टिकल है, ये वर्टिकल के ज्यादा करीब नहीं है। यहाँ देखने में बड़ा ज्यादा फील नहीं आएगा, यहाँ से भी आंसर तो वही आएगा। यहाँ देखिए दिस इज मोर क्लोज टू वर्टिकल, जो वर्टिकल से दूर है इसका स्लोप ज्यादा है, दिस इज मोर स्टीप। जिसमें चेंजेस ज्यादा हो उसका स्लोप ज्यादा होता है। बस अब हमारा हेडिंग है अगली सिमेट्रिक पैराबोला। कुछ ऐसी इक्वेशन मिलती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या फिलहाल हम तो खाली इतना ही कह सकते हैं कि बस सपोज ये रिलेशन है, सपोज ये रिलेशन है। अब इसमें ये तो दिख रहा है कि x के बढ़ने से y बढ़ रहा है या y के बढ़ने से x बढ़ रहा है, और कोई एक ज्यादा तेजी से ही बढ़ रहा है, कोई एक जरा ज्यादा तेजी से ही बढ़ रहा है। तो लिख दीजिए as x increases y increases। so it be a rising graph, राइजिंग टाइप का तो होगा। But it will not be a straight line graph. But it will not be a straight line graph. Because the changes in one quantity out of x and y, changes in one quantity out of x and y are more rapid. Changes in one quantity out of x and y are more rapid. ठीक है। अब आपको ये सोचना है, थोड़ा संभल के जवाब देना है, कुछ वैल्यू से डिसाइड करिएगा कि x में चेंजेस ज्यादा रैपिड होंगे या y में चेंजेस ज्यादा रैपिड होंगे। और y में क्लियरली इक्वेशन में ऐसे ले लेता हूं, सपोज दिस विल हेल्प यू। सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। y में हाँ मैंने आपका आंसर सुन लिया था निशिता, आप वैल्यूज पुट करके देखिए। x को पहले सर x में सर x, हाँ दानिश कैसे? सर अगर वैल्यूज डाल के देखेंगे तो उससे ऐसे रिलेशन आएगा। मतलब मैंने वैल्यूज ये ठीक है, अगर मैं y को सपोज 0 लेता हूँ तब तो x 0 है। अगर मैं y को प्लस या -1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर x की वैल्यू आएगी 1/2। अगर मैं y को प्लस या -1 लेता हूँ तो y 1 स्क्वायर, फिर अगर मैं y को प्लस -3 ले लेता हूँ तो हो जाएगा 9/2 4.5 0.5 से। y को इसी तरह अगर मैं प्लस -4 ले लेता हूँ तो x हो जाएगा 16/2 8।
तो y तो ये 1 2 3 4 ही हो रहा है और x तो लपक लपक के बढ़ रहा है। x में चेंजेस ज्यादा रैपिड है, ऐसे ही बस कुछ लिख दीजिए, चेंजेस इन x आर मोर रैपिड, चेंजेस इन x आर मोर रैपिड। ठीक है, मतलब केवल ये है कि जो अकेला होता है ना, जिस पे पावर 1 है ना, वो बॉस है। ये तो किसी का स्क्वायर होने के बाद इसके बराबर होगा। लिख दीजिए द क्वांटिटी हैविंग पावर 1 इज द बॉस, then graph will go on bending. Graph will go on towards that axis. Graph will go on bending towards that axis. वो वैल्यू जो मैंने ली थी y की, कभी कुछ ये ली थी कभी ये ली थी, पहले तो ये भी पॉइंट था, फिर y की मैंने कुछ प्लस ली और उतनी माइनस ली, फिर y की कुछ प्लस ली और फिर माइनस उतनी ली। ये ग्राफ स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है और फिर शायद ऐसा जा ऐसा +1 पे और -1 पे, जब y +1 था या y -1 था, x की वैल्यू 1/2 थी। ऐसे ही जब y की वैल्यू कुछ 3 ली थी तो y² 4.5 आ गया था। ऐसे यही ग्राफ, बस ये शुरू में तो ग्राफ ऊपर उठता हुआ समझ दिख ही रहा है, खैर राइजिंग ग्राफ टाइप तो दिख ही रहा है, पर ये लीनियर ग्राफ नहीं है, इसको पैराबोला बोलते हैं। और जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, क्योंकि y की +1 के लिए भी x का वही आंसर आ रहा था, y की -1 वैल्यू के लिए भी x का वही आंसर आ रहा था, इसलिए इसका नाम है सिमेट्रिक पैराबोला। तो नाम है सिमेट्रिक पैराबोला। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में ये रिलेशन आता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और इसका नाम पैराबोला है, ये ओरिजिन से गुजरता है। ये प्यारा बोला है, प्यारा बोला, ये 0 से बेचारा स्टार्ट होता है, हमेशा धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। ठीक है, ध्यान आपको केवल यही ध्यान रखना है कि y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है कि x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है, फिलहाल तो इतना ही ध्यान रखना है। अगर x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है तो ग्राफ इसी के अबाउट सिमेट्रिक होगा और इसी को वो सलाम मारेगा, ग्राफ इसी की तरफ झुकेगा। इसमें आगे ये लिख दीजिए यहाँ पे क्या होगा आप बताइए, ग्राफ किसकी तरफ झुकेगा? y एक्सिस की तरफ। और ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? y एक्सिस। लिख दीजिए इसमें, here the graph will go on bending towards y axis, y is the boss। अकेला है ना, तो अकेला वो बॉस है, ये तो दो मिलके इसके बराबर हो रहे हैं, दुनिया इसी को सलाम मारेगी। ग्राफ इसकी तरफ झुक रहा है, and the graph is symmetric about y axis, the graph is symmetric about y axis। ये ऐसा झुक रहा है, ये ऐसा। अगर ग्राफ y एक्सिस की तरफ झुक रहा है तो y बड़ा है, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। ठीक है, और जिसकी तरफ झुकता है ग्राफ उसी के अबाउट सिमेट्रिक भी होता है। मैथ्स की भाषा में इनको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया जाता है कि वो किस तरफ ओपन हो रहा है। ये दिस इज आल्सो गुड इनफ। अगर x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है तो बॉस x है और ग्राफ x की तरफ झुकेगा और x की तरफ सिमेट्रिक रहेगा। अगर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो y बॉस है, ग्राफ y एक्सिस की तरफ झुकेगा और y के अबाउट ही सिमेट्रिक रहेगा। इसका नाम था सिमेट्रिक पैराबोला। ऑलराइट, क्वेश्चन ये है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसका ग्राफ बनाइए। सपोज ये v है और ये s है, ये कोई कांस्टेंट टर्म है। शुरू में तो जब s 0 है, पहले तो एक बार s को 0 डाल दीजिए,
तो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। हमेशा ये तो आपको करना ही चाहिए। एस को 0 डाल दीजिए, ग्राफ का आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। तो एस को आप 0 डाल देंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू u, ये ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और उसके बाद तो ये बॉस है, इसको भूल जाइए। अब आप अगर इसका काम हो चुका है तो ये बॉस है, ये मेरे ख्याल से ग्राफ ऐसा बनेगा, इसकी तरफ झुके, एस अकेला है। अब ये सिमेट्रिक पैराबोला नहीं रह गया, सिमेट्रिक पैराबोला नहीं रह गया, क्योंकि सिमेट्रिक पैराबोला के लिए तो बस एग्जैक्टली यही स्क्वायर, अगर ये ग्राफ होता v स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो ये ग्राफ ऐसा बनता, तो ये सिमेट्रिक पैराबोला होता। अभी इसमें सिमेट्री की पॉसिबिलिटी नहीं है, पर हाँ वो ग्राफ तो बना ही सकते हैं। अगर एक क्वांटिटी में हाई पावर है और एक क्वांटिटी में पावर 1 है, तो जो अकेला है वो बॉस है, जो अकेला है वो बॉस है, ग्राफ उसको सलाम मारेगा, ग्राफ उसको सलाम मारेगा। बस अब आगे हेडिंग देते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर ले लेता हूं मैं तो सीधे, वेरिएबल यहां भी और वेरिएबल यहां भी। अब अगर इसका ग्राफ बनाना है और हम इस इक्वेशन को ज्यादा कुछ समझते नहीं है, हालांकि इसको तो अभी हम समझते हैं कि हमें पता है कि इसकी इक्वेशन है और कुछ कुछ इसके बारे में बातें की भी जा सकती हैं कि टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस इस वजह से भी बढ़ रहा है और इस वजह से भी बढ़ रहा है। अगर s इज इक्वल टू खाली ut का ग्राफ बनाता ना, s इज इक्वल टू ut का ग्राफ बनाता ना, तो खाली ut का ये ग्राफ आता, और अगर हाफ टी स्क्वायर का ग्राफ बनाता ना, तो हाफ टी स्क्वायर का ग्राफ ये आता, है कि नहीं। और अब दोनों को मिला दूंगा मैं, दोनों को मिला दूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। s और t में अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ ग्राफ हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ने से s इस वजह से भी बढ़ रहा है, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, दोनों को मिला दूंगा तो अप्रोक्सीमेटली कुछ तेजी से, और ज्यादा तेजी से s बढ़ेगा, और ज्यादा तेजी से s बढ़ेगा। पर ठीक है, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैथमेटिकल बात करेंगे कि इसकी मेरे को कम से कम दो ग्राफ के एटलीस्ट 2 सैलिएंट पॉइंट्स मिल जाएं, हो सके तो 3 सैलिएंट पॉइंट्स मिल जाएं, पर एटलीस्ट चलो 2 तो मिल ही जाएं। लिख दीजिए, first we should try to obtain at least 2 salient points, SALIENT salient points on the graph, at least 2 salient points on the graph। एक बार x को 0 रख दीजिए, एक बार y को 0 रख दीजिए, यानी यहाँ एक बार t को 0 रख दीजिए। चलिए put t is equal to 0, अगर t 0 कर देता हूं तो s 0 हो गया, t 0 कर दिया तो s 0, t is equal to 0, s is equal to 0, ये एक पॉइंट आ गया। और अब s को 0 डाल देता हूं, जब s को 0 डालूंगा तो ut is equal to minus half a t square, तो t is equal to minus 2u by a, तो ये सेकंड हो गया। ग्राफ का एक पॉइंट ये है 0 0, अगर मैं s यहाँ और t यहाँ बना रहा हूँ, और ग्राफ का दूसरा पॉइंट ये है minus 2u by a, 0। ये दो पॉइंट मुझे ग्राफ पे मिल गए, पॉइंट यहां से गुजरेगा और t कुछ नेगेटिव होगा, t नेगेटिव होगा। ठीक है, दो पॉइंट एटलीस्ट मुझे मिल गए, और एक दो पॉइंट अगर ढूंढ लेता तो काम आसान हो जाता। मैं कह रहा आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, या डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ कि मेरा ग्राफ ऐसा आता है। ये जो ग्राफ आता है वो डायरेक्टली, और थोड़ी बातें की जानी चाहिए, पर ये ऐसा आता है। और हम लोगों को खाली फिलहाल फिजिक्स में ग्राफ के इस पोर्शन से मतलब होता है, मेरे को खाली इस पोर्शन से मतलब है जहां t पॉजिटिव है, मुझे खाली इस पोर्शन को देखना है बस। ये तो मैं प्रेडिक्ट कर ही लिया था, अभी तो आप खाली इसको देखिए, बाकी हायर मैथ्स में चीजें और बहुत सारी कुछ कुछ पढ़ाई जा सकती हैं। हमें ये तो समझ में आ रहा है ठीक है, बढ़ने से s बढ़ेगा और बहुत तेजी से लपक के बढ़ेगा, ये ग्राफ हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, s is equal to ut minus half a t square, इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। s is equal to ut minus half a t square, यहाँ शायद मुझे ये समझ में आएगा कि ut का ये ग्राफ होगा, हाफ a t का ये ग्राफ होता,
तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ये ग्राफ होगा, शायद यूटी का ये ग्राफ आएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ये ग्राफ आएगा, और इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन, इन दोनों का रिजल्टेंट शायद ये आएगा। ये वो फाइनल ग्राफ है जो हमें चाहिए। इस ग्राफ पे 5 स्टार दे दीजिए। हम ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को तो शायद ही कभी पढ़ेंगे, इसको तो हम बहुत ज्यादा बार पढ़ेंगे इस ग्राफ को। ये ut होता, ये हाफ ए टी स्क्वायर होता पैराबोला, ये माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होता, इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने ये बना दिया। ये तो हम हर बार समझेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले तो हम क्या इसे बनाने के पहले वही लिखते हैं, सेलिएंट पॉइंट्स। सेलिएंट पॉइंट्स में मैं क्या करूंगा, एक बार s को 0 डाल दूंगा, तो ठीक है, s को 0 जल्दी डाल दीजिए, तो ut इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, उस समय t आ गया 2u by a, तो एक पॉइंट हो गया 0, 2u by a, ये प्लस में, और जब t को 0 डाल दूंगा तो s तो 0 आ ही जाएगा, तो 1.0, 0 हो गया, तो एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट में s तो 0 है पर t की वैल्यू प्लस 2u by a है, ये t है, ये t है, तो फिर तो डेफिनेटली ग्राफ ऐसा है। ये ग्राफ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों प्लस साइन होते तो डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ते ही चला जाता, बढ़ते ही चला जाता, पर प्लस साइन नहीं है, कहीं माइनस साइन आ रहा है, तो ये तो थोड़ी देर बाद घटेगा। जब ये वाला टर्म डोमिनेटिंग हो जाएगा, ये टर्म ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो s घटना शुरू हो जाएगा। शुरू में शायद ये टर्म डोमिनेटिंग होता है तो s बढ़ता है, और बाद में ये टर्म डोमिनेटिंग हो जाता है तो s कम होना शुरू हो जाता है। इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हमारे को बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है प्रोजेक्टाइल वगैरह में, पैराबोला वगैरह में। ऑलराइट, फिर मेन काम तो एक्चुअली यहाँ तक हो चुके हैं। नेक्स्ट है सर्किल। सर्किल की एक सिंपल वाली इक्वेशन हम लोग ये पढ़ लेते हैं, यही काफी है हमारे लिए फिलहाल। सर्किल की ये इक्वेशन आपको दी है और बोल रहा है इसका ग्राफ प्लॉट करो। इक्वेशन दी है, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, सेलिएंट पॉइंट। एक बार x को 0 डाल दो, x जब 0 हो गया तो y हो गया प्लस माइनस a, एक पॉइंट। दूसरी बार y को 0 डाल दो तो x हो गया प्लस माइनस a। अब तो मेरे पास 4 पॉइंट मिल गए, 4 पॉइंट मिल गए। एक x 0 है, एक पॉइंट यहां से मिल गया 0, a। नाउ x ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, ये मेरे ख्याल से हो गया 0, a, और ये हो गया 0, माइनस a। इसी तरह से y अगर 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे तो x बढ़ेगा, x एक्सिस पे x कुछ होगा, y 0 होगा, और ये पॉइंट हो गया a, 0, और ये पॉइंट हो गया माइनस a, 0। बस ये इक्वेशन सर्किल की होती है, इसे हल्का सा थोड़ा बहुत पहचान लीजिए। जो मेजर ग्राफ थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, सिमेट्रिक पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपने पढ़ लिया है। ये इतना ज्यादा इस समय इस स्टेज पे इनिशियली जरूरत नहीं है 11th के स्टूडेंट्स को। अभी मैं पूरी बातें 11th के दायरे में रह के आपसे कर रहा हूं, जितनी आपको इनिशियली जरूरत पड़ेगी। इसको बस पहचानना है कि भाई ये सर्किल होता है, अभी ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट इक्वेशन है एक एलिप्स की, एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको ये पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि एलिप्स की इक्वेशन होती है। इसमें फिर आप वही करेंगे, एक बार x को 0 डालेंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, एक पॉइंट ये आ गया। एक बार y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a। अब ये ऐसा कुछ बनता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x 0 है तो ये y एक्सिस पे पॉइंट आएगा। y एक्सिस पे एक बार ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x हो गया और ये y b हो गया, y वाला, और ये 0 हो गया और ये माइनस b हो गया। ये दोनों हमने प्लॉट कर लिए। x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, एक जगह y की वैल्यू प्लस भी और एक जगह y की वैल्यू माइनस भी है। अब y 0 ले रहे हैं तो x एक्सिस पे लाई करेगा। अगर हम खाली xy प्लेन की बात कर रहे हैं तो x एक्सिस पे लाई करेगा। एक जगह x को पहले लिखते हैं a 0 और
और ये -a0। बस ये जो डिस्टेंस है ये b है और ये जो डिस्टेंस है ये a है। b को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, छोटा दिख रहा है, b को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस और a को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सर्किल हो गया, इलिप्स हो गया। बस अब एक लास्ट ग्राफ आपसे बात कर रहा हूं शायद, एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके को थोड़ा सा समझा देता हूं और लेटर ऑन आप इसे पढ़ेंगे ही। पर एक्सपोनेंशियल डिके का ये मतलब होता है बेसिकली, अगर ये एक गाजर है और ये खरगोश है और खरगोश को ये गाजर खानी है, तो रूल ये है कि इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस बचा है अगले गिवन टाइम में, मे बी 5-5 मिनट के इंटरवल को मान लेते हैं, 5 मिनट के इंटरवल को मान लेते हैं, अभी इनके बीच में डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है ना, तो अगले 5 मिनट में ये जो डिस्टेंस बचा है 1 किलोमीटर उसका आधा ट्रैवल कर लेगा, 500 मीटर। और उसके अगले 5 मिनट में ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसका आधा ट्रैवल कर लेगा, 250 मीटर। और उसमें भी अगले 5 मिनट में जो बचा हुआ डिस्टेंस है 250 मीटर का आधा 125 मीटर वो ट्रैवल कर लेगा। फिर और अगले 5 मिनट में ये जो डिस्टेंस बचा था इन 5 मिनट की बिगिनिंग पे यानी 125 मीटर उसका आधा तय कर लेगा, 62.5 मीटर। और इस तरह से ये जो डिस्टेंस अब ये हर 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है वो घटता जा रहा है और अगले 5 मिनट में शायद 31.75 मीटर। ठीक है, पहले 5 मिनट में तो वो 500 मीटर ट्रेवल कर रहा था और बाद के 5, जब इनके बीच में डिस्टेंस 2 मिलीमीटर बचेगा ना, जब इनके बीच में डिस्टेंस 2 मिलीमीटर बचेगा तो अगले 5 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 1 मीटर होगा, 1 मिलीमीटर। आप समझ रहे बात को? तो मैं आपसे पूछता हूं कि मैथमेटिक्स की भाषा में बात करिए, इमेजिन मत करिए, विजुअलाइज मत करिए चीजों को, मैथमेटिक्स की भाषा में बात करिए। खरगोश को गाजर तक पहुंचने में, गाजर खाने में कितना टाइम लगेगा? बोलिए। पहुंच ही नहीं पाएगा। पहुंच ही नहीं पाएगा, बिल्कुल सही, इनफाइनाइट बोलेंगे मैथमेटिक्स की भाषा में। ऐसे ही जल्दी से लिख लीजिए कि सपोज डिस्टेंस बिटवीन रैबिट एंड अ कैरेट is 100 meters. 100 meters. And in every 5 minutes, it covers half of the remaining distance between them. ये क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, ये क्वेश्चन है, half of the distance between them. So mathematically, after what time will the rabbit reach the carrot? इसके हम कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, सीधे आंसर लिख देते हैं इनफाइनाइट टाइम और बोल दीजिए दिस इज टिपिकल एक्सपोनेंशियल डिके। दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके। जितना भी डिस्टेंस बचा है ना वो बाद में उतने ही टाइम में उसका आधा ट्रेवल करेगा। अगर 1 माइक्रोमीटर डिस्टेंस बच गया ना तो बाद के और 5 मिनट में वो 1 माइक्रोमीटर का आधा ट्रेवल करेगा, पर उनके बीच में मैथमेटिकली थोड़ा डिस्टेंस बच तो जाएगा। ये हम इस ग्राफ को टिपिकली ऐसा बनाते हैं, जैसे इसकी इक्वेशन वालों में क्या होगी, s = s0 e to the power माइनस kt, ऐसी इक्वेशन होगी। S0 इनिशियल सेपरेशन टाइप की बात हो गई इन दोनों के बीच में, इनिशियल सेपरेशन यानी at t = 0। अगर यहाँ मैं t0 डाल दूं तो anything to the power 0 is 1। यदि मैं t को 0 डाल दूंगा तो शुरू में s0 हो जाएगा। इनमें जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, ये t है और ये s0 है। हम ये दिखा रहे हैं कि ये दोनों कभी भी मिले नहीं है। इस ग्राफ को हम और भी नीचे ले जा सकते हैं और कभी टच होते हुए नहीं दिखाएंगे। ये ग्राफ भी इस स्टेज पे शायद थोड़ा जल्दी है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, पर मुझे एक्चुअली इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से कंपेयर करना था।
इसलिए अभी पढ़ाया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तो यहाँ भी किसी फाइनाइट पॉइंट पे ग्राफ टच नहीं करता है y एक्सिस को, और यहाँ भी ग्राफ किसी फाइनाइट पॉइंट पे x एक्सिस को टच नहीं करता है, पर एक्सपोनेंशियल डिके शेप तो वैसे ही दिखता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्सपोनेंशियल डिके है, शेप तो वैसे ही करीब करीब देखने में दिखता है, पर ये फाइनाइट डिस्टेंस से स्टार्ट होता है। इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन फाइनाइट था, यहाँ जरूर ये इनफाइनाइट पे जाके ग्राफ मिलेगा, इंफिनिटी पे ग्राफ मिलेगा। जो एक्सपोनेंशियल डिके है, जो एक्सपोनेंशियल डिके है उसका ग्राफ ऐसा है, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये एक्सपोनेंशियल डिके है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तो ये भी कहीं टच नहीं करता, इंफिनिटी पे टच करेगा, और ये भी कहीं टच नहीं करता, इंफिनिटी पे टच करेगा। बस इतना सा आपको पहचानना है, ये एक्सपोनेंशियल डिके हो गया। क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसमें हम कहीं गलती ना कर दें, इसलिए ये बात अभी यहाँ पढ़ाना जरूरी थी। और एक बिल्कुल लास्ट ग्राफ फाइनली ऐसे ही पढ़ लेते हैं, और वो है एक्सपोनेंशियल राइज का। हमने एक इक्वेशन अभी पढ़ी थी, ऐसा कुछ। ये जो इक्वेशन है एक्चुअली ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन है, बिग इक्वेशन इज ऑफ राइज। अभी जो ऐसी इक्वेशन कुछ आई थी ना, ये छोटी इक्वेशन थी, ये छोटी इक्वेशन थी। स्मॉल इक्वेशन इज ऑफ डिके। जो स्मॉल इक्वेशन है वो डिके की है, और ये जो थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है वो राइज की है। बस आपको पहचानना है कि इसका ग्राफ तो ऐसा बनता है, इसका ग्राफ तो ऐसा बनता है, और राइज का ग्राफ ऐसा बनता है। ये एक्सपोनेंशियल राइज है, ये एक्सपोनेंशियल राइज है। मेन तो अभी आप इसको समझिए, मेन तो डिके को समझिए। और ये इक्वेशन पड़ी हुई थी इंटीग्रेशन में और लॉग में, हमने इनकी बात की है, इसलिए हमने इसका भी ग्राफ दिखा दिया। ये राइज है, ये जो क्वांटिटी है ना ये और छोटी होती जा रही है, माइनस होने वाली चीज नेगेटिव पावर है ना, ये छोटी होती जा रही है। तो 1 माइनस जो क्वांटिटी अगर छोटी होती जा रही है ये टर्म, तो ओवरऑल क्वांटिटी तो बढ़ रही है ना। ये नेगेटिव पावर के कारण ये क्वांटिटी छोटी होती जा रही है, तो ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी होती जा रही है। ये राइज का ग्राफ है। आई थिंक दैट इज ऑल फॉर नाउ। ग्राफ्स के बारे में इतना ही, दैट मेक्स द थिंग्स कंप्लीट। और ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.